नमस्कार, मैं मुकेश अम्बालान। सदन के अंदर आज राहुल गांधी ने यानी कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज सबसे लंबा अपना भाषण दिया, लेकिन उनके एक प्रतिक्रिया, एक बयान पर हंगामा मच गया जब उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वही लोग हिंसा करते हैं, वही लोग नफरत फैलाते हैं और वही लोग असत्य बोलते हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर देवराज सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। राहुल गांधी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, जब राहुल गांधी कहते हैं कि वो जो लोग हिंदू खुद को बताते हैं वही लोग हिंसा नफरत फैलाते हैं और वही लोग असत्य बोलते हैं? नहीं, मैं इस बात को शुरुआत से अगर देखें कि हिंदू कौन है जी, तो हिंदू एक आइडेंटिटी है, पहचान है। जो इस भूमि पर रहता है वो सभी हिंदू हैं। तो ये जो प्रतिक्रिया जो दी है, अगर राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि हिंदू हिंसा करते हैं, तो क्या ये लोग यहाँ पर बस जाते बाहर से जो लोग आए थे, या फिर उन सामंजस्य स्थिति में हम रह पाते? तो ये समन्वयवादी जो समाज है हिंदू जो रखता है, विश्व बंधुत्व की जो भावना है, वो हिंसा में बिलीव नहीं करता। अगर हिंसा में बिलीव करता तो यहाँ के लोग बाहर जाते, क्योंकि बाहर हिंसा थी। बाहर के लोग हिंसा से बचने के लिए यहाँ पर आए और उन्होंने आक्रमण किए और उन्होंने अपना स्थान यहाँ पर बनाने की कोशिश की। और हम इतने भोले रहे कि हमने उन्हें अपने यहाँ पर शरण भी दी और स्थान भी दिया और सम्मान भी दिया। लेकिन आज जो ये बात की जा रही है कि हिंदू कभी भी उस तरह से हिंसावादी नहीं रहा है, कहीं से भी आप देख सकते हैं। लेकिन हिंदू महत्व देता है संवाद को, बातचीत को। तो उनसे संवाद से जो समस्याएं हैं वो सॉल्व होती है और हिंसा से नहीं होती हैं। कोई भी मुझे एक उदाहरण दे दीजिए कि कभी कोई हिंसा करके कोई सॉल्व की गई हो हिंदुओं के द्वारा। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो बरगलाने के लिए किए जा रहे हैं लोगों को। मुझे लग रहा है कि अभी तक राहुल गांधी ने जो काम किया था, जो उन्होंने यात्रा की थी, उस यात्रा का यहाँ पर अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो यात्रा का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि वो समाज के सभी वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर फिर वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि हिंदू कट्टर होता है, हिंसावादी होता है। तो फिर वो क्यों मंदिर जा रहे थे, फिर क्यों वो सभी जगह अपना यात्राएं शुरू कर रहे थे? तो ये दिक्कतें हैं। तो ये अगर आपको चलना है, जो भी फ़ायदा हुआ है, राहुल गांधी को जो अनुभव आया अपनी यात्रा के दौरान, या लोगों को जो संवाद हुआ, वो संवाद ही है, वो भारतीय परंपरा है। तो उसके अकॉर्डिंग उनको फ़ायदा भी मिला। लेकिन अब इस तरह से वो बात करते हैं तो ये समाज के लिए ही नहीं है। समाज में इस तरह से अगर विचार आता है तो समाज में भी शांति के लिए मैं यही कहूँगा कि समाज में जो सामाजिक सौहार्द है वो उसको प्रभावित होगा अगर इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। देखिए, एक तरफ वो मोदी सरकार पर अक्सर आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार हिंदू मुसलमान करती है, नफरत की राजनीति करती है, लेकिन आज उसमें हिंदू शब्द का प्रयोग करना आपको लगता है कि एक रणनीति का हिस्सा है या फिर हिंदुओं को बदनाम करने की एक साजिश है? देखिए, अगर कांग्रेस का अगर देखा जाए, कांग्रेस और अदर पार्टियां भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित करती है, वो भयभीत करती हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हों, चाहे वो और विषय हों, तो उन्हें ये बताया जाता है कि आपका आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, आपकी माइनॉरिटी में है तो आप इनसिक्योर होंगे। तो इस तरह के जो विचार आ रहे हैं, ये इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने का है। समाज मिल के चलता है, सामाजिक समरसता से समाज चलेगा, सामाजिक समन्वय से समाज चलेगा, और इस तरह से जो बात की जा रही है उससे समाज नहीं चलेगा। लेकिन जब राहुल गांधी इस टिप्पणी को देते हैं तो लंबे समय बाद वो संसद में लंबा भाषण देते हैं, लेकिन ऐसे समय में कि जब पिछली बार से इस बार उनकी सीटें बढ़कर के 99 हो जाती हैं, और दूसरी बात कि जब उम्मीद कर रहे थे कि इस बार सरकार बनाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो विपक्ष में बैठते हैं और विपक्ष के नेता भी बनते हैं। दो बातें हैं इसमें, ये विपक्ष में बैठने की बौखलाहट है ये बयान, या फिर कहीं ना कहीं सीट अधिक आने का अति उत्साह? मुझे जो लग रहा है कि जो कॉन्फिडेंस है जिस तरह से उनका बढ़ा है ये ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा जो विषय है, जो वोट उन्हें मिला है, जो मैं ये कह रहा हूँ जो उनकी सीटें बढ़ी हैं, वो उत्साह का तो विषय है ही है। लेकिन उसके साथ ही साथ उस उत्साह में, वो जल्दबाजी में, उस उत्साह के में जो उन्होंने गेन किया है, जो उन्हें मिला है,
वो साफ ना हो जाए। तो ये बड़े सावधानी से अगर स्टेटमेंट दे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मोदी जब इस पर निंदा करते हैं और इस बयान के शर्मिंदगी जताते हैं उस पर, तो वो कहते हैं कि जो राहुल गांधी, जो प्रियंका वाड्रा हैं, वो कहती हैं कि मेरे भाई ने हिंदुओं का अपमान नहीं किया है, उन्होंने यह बयान भाजपा नेताओं के लिए दिया है। नहीं, क्या हिंदू क्या केवल भाजपा ही है क्या? हिंदू सभी पार्टियों में है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में ही हिंदू है। हिंदू सभी हैं, सभी विचार को हिंदू फॉलो करते हैं, ऐसा भी नहीं है। सभी विचारधाराओं के भी लोग हैं। तो मैं लेकिन हाँ, हिंदू क्या, तो ये सब हिंदू है, तो हिंदू किस में बिलीव कर रहा है? समरसता में बिलीव कर रहा है, सामाजिक सौहार्द में बिलीव कर रहा है, समन्वय में बिलीव कर रहा है। तो ये मैं इस स्टेटमेंट को नहीं मानता हूँ कि जो हिंसा कर रहा है या लोगों को बरगला रहा है। एक समय था कि जब कांग्रेस पूर्ण बहुमत में थी, उस समय हिंदुओं को आतंकवादी एक नाम दिया गया, जिसमें भगवा आतंकवाद भी नाम आया था बीच में। और आपको लगता है कि वही एक सोच और वही एक विचार कांग्रेस का अभी तक चलता आ रहा है? नहीं, वो बदल रहा है अब, क्योंकि जो चुनाव आए हैं, चुनावों के नतीजे आए हैं, तो वो जो विषय थे, कुछ लोग थे जो इस विषय को करते थे। क्योंकि आइडियोलॉजी में आपको बता दूं, किसी भी देश की जो राजनीति है वो अब विचारधारा के आधार पर बनती है, और बुद्धिजीवी जो लोग हैं अपने विचार बनाते हैं और लोगों को बताते हैं, लोग उसी में विश्वास करते हैं। और वो उससे क्या होता है कि उससे परसेप्शन बन जाता है, और उस परसेप्शन से फिर लोग भटकते, रियलिटी से बहुत कोसों दूर हो जाते हैं। तो रियलिटी हमें कब मालूम पड़ेगी? जब हम विषय को जानेंगे गहराई से, या पढ़ेंगे, या उसके बारे में हम सोचेंगे। अब मुझे कोई भी बता दे तो मैं उसी में ही कहने लगूँगा कि यही है, यही ज्ञान है, यानी यही नॉलेज है, ये सही कह रहा है। तो लेकिन जब मैं वो पढ़ूँगा, जब मैं रियलिटी को मैं जानूँगा कि क्या है, तब उसकी वास्तविकता सामने आएगी। तो इसी तरह से अभी तक जो विचारधाराओं से जो लोग आइडियोलॉजी पर डोमिनेंट थे, उन्होंने उन विचारधाराओं के आधार पर समाज को बरगलाया। आज ये स्थिति है कि जो विचारधाराएं थी, अब लोग पढ़ रहे हैं, अब लोग उनको अपनी रियलिटी में लिख रहे हैं, और जो अब तक के जो विचारधारा या सिद्धांत बनाए थे या जो उन्होंने विचार दिए थे, उनको कसौटी पर कस रहे हैं। और उस कसौटी पर जब कस के देख रहे हैं कि जो रियलिटी थी वो कोसों दूर है। तो ये जो विचार है, मैं इस बात को फिर कहूँगा कि इसमें जो घालमेल हुआ है, मैं विशेषकर कहूँगा 2015 से अगर आप देखें इस देश की राजनीति में, तो उसमें आपको एक मंच पर सारे लोग दिख रहे हैं जो एक दूसरे से अलग रहते थे, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो और भी कोई हो, जो समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी, कोई भी पार्टी हो। तो वो एक और मैं कहूँगा कि बाबा साहब का कभी भी किसी ने कोई पोस्टर नहीं लिया था हाथ में, और बाबा साहब का ना कभी कोई सेलिब्रेशन किया था। आज वो 2015 के बाद से मैं इसको कहूँगा वो सुरक्षा कवच के रूप में उसको लेके चल रहा है, और वो उनके जो विरोधाभास हैं, कंट्राडिक्शंस हैं, अपने जो विचार हैं, उनमें भी वो तालमेल नहीं खा रहे, तो न तो किसी को फॉलो कर रहे। तो ये एक ऐसी पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है कि जहाँ पर न तो कोई आइडियोलॉजी बच रही है, न कोई विचार बच रहा है। सभी लोग अपना हित साधने कि मैं कैसे सिक्योर रहूँ, तो उसमें लगे हुए, हम सब मिल के करेंगे, हम सबको एक स्पेस मिलेगा, तो उस स्थिति में लगे हुए हैं। तो 2015 से अब ये जो काम हुआ है, सभी लोगों का जो विश्वास था वो जीता, और उससे ये जो सरकार है वर्तमान, वो तीसरी बार सरकार बनी है। तो इसका बनने के आधार पर जो वोट है वो कहाँ से आया है? वो इन्हीं पार्टी का वोट बेस है, जो आज उसको वो पाने की कोशिश कर रही है। तो इस स्थिति में मैं यही कहूँगा कि ये बरगलाहट है। देखिए, इंडी गठबंधन के जिन नेताओं का आपने नाम लिया, पार्टियों का नाम लिया, वही आज सारे इकट्ठा होकर के पुस्तक लहराते हैं उस संविधान की प्रति, और ये कहते हैं, दुहाई देते हैं, संविधान बचाओ। देखिए, इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि संविधान दिवस मनाना प्रारंभ कब हुआ? 2015 के बाद। कभी पहले तो नहीं मनाया संविधान दिवस। संविधान में सबसे ज़्यादा संशोधन कब हुए? संविधान कब बदला? अगर उसको आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि संविधान बचा ही नहीं था, एक साथ ही 100 से ज़्यादा संशोधन हो गए थे। तो ये उस स्थिति में हम किसको कहें कि संविधान बचा कौन रहा है, और उसको संविधान को मान कौन रहा है? रही बात आरक्षण की बात आती है, तो आरक्षण की स्थिति आप देख लीजिए कि जब से आरक्षण स्टार्ट हुआ है, कितने साल हो गए? आज 70 साल से ज़्यादा हो गए। तो इस स्थिति में आरक्षण क्यों नहीं भरा? किसकी सरकार थी? कौन नहीं भरा? क्या स्थिति थी? मैं जेएनयू का उदाहरण दूंगा आपको। तो जेएनयू का आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि 2015 तक
वहाँ पर SC ST OBC की जो सीटें होती थी उन पर NFS लगाते थे और उनको बढ़ते नहीं थे। आज 2015 के बाद वहाँ पर वो सीटें बढ़ी गई हैं, तो वो स्थिति आपको दिख रही है कि अब वो चीज़ें बढ़ी जा रही हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा वो कौन थे वो लोग, वो CPI वहाँ कौन थे, कौन से विचार के लोग थे, कौन वहाँ GNU में थे, VC वाइस चांसलर या अपॉइंटमेंट जो हो रहे थे वहाँ क्यों नहीं हो रहे थे। देखिए आज सदन के अंदर आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होकर के ये कहते हैं कि आरक्षण देने का काम भी कांग्रेस ने ही किया। देखिए आरक्षण देने का काम किसी ने नहीं किया है, मैं इस बात को कहूँगा। आरक्षण देने का काम यहाँ ये किसी ने नहीं किया है। आरक्षण बेसिकली जो दिया गया था, अगर हम रियलिटी को देखें तो वो अनटचेबल के लिए शुरुआत हुआ था 1935 में जब एक्ट आया, और वो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। लेकिन उसके बाद जब संविधान बना तो संविधान में ST SC का स्पेस रखा गया और वहाँ पर सारी डिबेटें हुई कि किसको रखें, किसको आरक्षण दिया जाए। उसके बाद जितना भी आरक्षण दिया गया है वो पॉलिटिकल है, और उस पॉलिटिकल में सभी जातियों में अपना कंपटीशन लगा हुआ है कि हमें मिलना चाहिए, इन्हें मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आरक्षण किसको दिया जाता है? अगर आप देखें, आरक्षण की व्यवस्था उन लोगों को लिए होती है जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो। तो जहाँ उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नंबरिंग नहीं है, तो उनको स्पेशल प्रिविलेज देकर लाया जाता है। लेकिन उस समाज के लोग जो आज आरक्षण दिया जा रहा है कि उनके लोग उतने बैठे हो, लेकिन उनको स्पेशल आज EWS आने का क्या कारण था? EWS के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलपमेंटल प्रोग्राम बनाओ, उनके लिए गरीबी हटाओ के प्रोग्राम लगाओ, लेकिन आरक्षण देने की क्या ज़रूरत है भाई? उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्या उस समाज का? तो ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, इसके आधार पर आरक्षण को जो ख़त्म करने की केवल बात नहीं हो रही है, आरक्षण को जो लाने की जो बात है ये बस पॉलिटिक्स है। कौन किसको देना चाहती है, कौन किसको नहीं देना चाहती है। इसमें जो सरकार बनी थी वो आरक्षण के विरोध में बनी थी, आज वो आरक्षण को बचाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जब गई थी, VP सिंह की जब सरकार बनी थी, कौन लोग थे, कैसे आई थी वो सरकार, क्या मुद्दा था, कौन नहीं ला रहा था? तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। एक आखिरी सवाल, हाल ही में 2 घटनाओं का जिक्र करते हुए कि बंगाल में एक वीडियो वायरल होता है बंगाल से कि जहां एक युवक और युवती को बेरहमी से पीटा जाता है, वो भी भीड़ के बीच में पीटा जाता है। दूसरी, सदन के अंदर ओवैसी के द्वारा जय फिलिस्तीन। इन 2 घटनाओं पर पूरे इंडी गठबंधन के नेताओं का, खासतौर पर राहुल गांधी का चुप्पी साध लेना, क्या कहता है? नहीं, ये क्या है कि उनका वोट बैंक है, और वोट बैंक के लिए अब ये समझौता करते हैं, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है, और ये देश की सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं उन पर पार्टी, चाहे अपोजिशन है, चाहे पक्ष है, चाहे विपक्ष है, उनको राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। संविधान बचाओ का नारा दिखावा है? संविधान बचाओ का नारा ये मैं इसको दिखावा ही कहूँगा, क्योंकि संविधान मना कौन रहा है भाई? संविधान दिवस किसने मनाना प्रारंभ किया? बाबा साहब की जो जितने भी उनकी जो स्मृतियाँ, जो उनके जो पंचतीर्थ जो बने हैं, 5 तीर्थ जो बने हैं, वो किसने बनाए हैं? बाबा साहब को क्या 2015 से पहले कोई जानता था? कोई नहीं जानता था। आज जिस तरह से उनके लिए लाया गया तो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस का अगर बाबा साहब के उसको देखा जाए तो कौन विरोध कर रहा है, क्या स्थान दिया है? तो इस बात को मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद।